नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग वान-ठाप कारक का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग अपसामान्य अणुभार का अध्ययन किया था। अपसामान्य अणुभार कब आते हैं? जब विलयन में विलेय पदार्थ वियोजित या संगुणित होते हैं। तो अपसामान्य अणुभार से हमें सामान्य अणुभार अगर अणुसंख्या गुणों के सूत्रों से निकालना है तो हमें वान-ठाप गुणांक आई का अनुमान होना चाहिए और उसको हम सूत्र में रखकर वान-ठाप गुणांक आई को सूत्र में रखकर हम सही अणुभार की गणना अणुसंख्या गुणों के सूत्रों से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वान-ठाप कारक आई। तो किसी अणुसंख्या गुणधर्म के प्रेक्षित मान मतलब ऑब्जर्व मान यानी ऑब्जर्व वैल्यू तथा परिकलित मान यानी कैलकुलेटेड वैल्यू के अनुपात को वान-ठाप कारक आई कहा जाता है। वान-ठाप कारक को कभी कभी वान-ठाप गुणांक भी बोला जाता है। तो गणितीय रूप में यानी सूत्र के रूप में क्या हो जाएगा? आई बराबर एक अणुसंख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान बट्टे अणुसंख्या गुणधर्म का परिकलित मान। यह आई बराबर हो जाएगा डेल्टा ओ बटे डेल्टा सी। तो डेल्टा ओ क्या है? प्रेक्षित मान और डेल्टा सी क्या है? परिकलित मान। अब हम लोग वान-ठाप कारक आई और विलेय के अणुभार में संबंध की बात करेंगे। तो इसको हम लोग देख ले रहे हैं। किसी विलेय का अणुभार उसके अणुसंख्या गुण के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अणुसंख्या गुण ये है और ये क्या है? अणुभार है। इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ हम लोग सूत्रों को देख सकते हैं। ये अणुसंख्या गुण है और ये क्या है? अणुभार है। अणुभार के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये यम ओ क्या है? प्रेक्षित अणुभार है और यम सी क्या है? परिकलित अणुभार है। आई बराबर हो जाएगा डेल्टा ओ बटे डेल्टा सी। ये सब क्या है? अणुसंख्या गुण है। तो इसकी जगह जब हम अणुभार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? एम सी अपान एम ओ। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? सामान्य अणुभार। सामान्य अणुभार कौन होता है? परिकलित अणुभार होता है बटे क्या हो जाएगा? असामान्य अणुभार या अपसामान्य अणुभार, जिसको हम प्रेक्षित अणुभार कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं आई का मान विलयन में विलेय के पदार्थ के किस बात पे निर्भर करता है। तो आई का मान किस पे निर्भर करता है? विलयन में विलेय पदार्थ की आणविक अवस्था पर निर्भर करता है। विलयन में विलेय की निम्न स्थितियां हो सकती हैं। तो पहली स्थिति क्या आता है? जब विलयन में विलेय पदार्थ की आणविक अवस्था अपरिवर्तित हो, यानी न तो वियोजन हो और न ही संगुणन हो। तो ऐसी स्थिति में आई का मान क्या होगा? आई बराबर 1 होगा। परंतु जब विलयन में संयोजन हो रहा हो तो आई का मान 1 से कम हो जाएगा और जब विलयन में वियोजन हो रहा हो तो आई का मान 1 से क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो इन स्थितियों में हम लोग आई का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद आई का मान निकाल कर जब हम लोग अणुसंख्या गुणधर्मों के सूत्रों में समावेशन उसका करेंगे तो ये सूत्र प्राप्त होते हैं। तो ये सूत्र जो है वाष्प दाब के अवनमन के लिए है। तो यहाँ देख रहे हैं आई का समावेशन कर दिया गया है। यही सूत्र है, इसमें इसका सरल रूप है। तो इसमें भी आई का समावेशन यहाँ पे किया गया है। ऐसे ही क्वथनांक के उन्नयन के लिए भी है। डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी एम। ये सब सूत्र पहले बताए गए हैं। आई का यहाँ पे समावेशन किया जा रहा है। ऐसे ही इसमें भी आई का समावेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं हिमांक के अवनमन के लिए भी देख ले रहे हैं। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू यम। तो यहाँ भी देख सकते हैं यम आई का समावेशन किया गया है। ऐसे ही हम लोग देख लेंगे परासरण दाब के लिए। तो पाई भी बराबर हो जाए एन आर टी होता है। तो यहाँ आई का समावेशन जब हो जाएगा तो पाई भी बराबर हो जाएगा आई एन आर टी, या तो पाई बराबर आई सी आर टी। अब हम लोग वान-ठाप कारक आई और वियोजन की मात्रा में संबंध का अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन से हमें जब वान-ठाप गुणांक आई का यूज करते हुए क्वेश्चन लगाना होगा तो बहुत आसान होगा। तो यहाँ हम लोग सूत्र को देख सकते हैं। आई बराबर 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एन एल्फ़ा, जहाँ एन क्या है? वियोजन के बाद आयनों की कुल संख्या है।
तो इसी सूत्र का सरलतम रूप ये भी है, तो इसको भी देख सकते हैं, अल्फा बराबर I-1 अपान N-1। तो n क्या है, वियोजन के बाद आयनों की कुल संख्या। तो जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझ ले रहे हैं, जैसे NaCl है, तो NaCl में Na प्लस बनेगा और Cl माइनस भी लाइन में जाकर वियोजित होगा, तो टोटल आयन कितने हो जाएंगे, Na प्लस एक आयन और Cl माइनस एक आयन, टोटल आयन 2 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम लोग CaCl2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, CaCl2, तो ये जब वियोजित होगा तो Ca पे 2 प्लस होगा और दो Cl पे 1 माइनस, यानी 2 आयन Cl का होगा और 1 आयन Ca का, तो टोटल मान n का कितना हो जाएगा, 3। तो ऐसे ही हम विद्युत अपघट्यों के लिए n का मान निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग वानठाप कारक I और संयोजन की मात्रा में संबंध स्थापित करेंगे। तो ये भी सूत्र देख सकते हैं, I बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपान n। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ अल्फा क्या है, संयोजन की मात्रा है, जबकि इस सूत्र में अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है। तो यहाँ संयोजन की मात्रा, संयोजन मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ जाना, संगुणित हो जाना। तो संगुणित होने की स्थिति में जानते हैं कणों की संख्या या अणुओं की संख्या घट जाती है, और वियोजन की स्थिति में क्या होता है, कणों या अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये n क्या है, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। n जैसे यहाँ संयोजित अणुओं की कुल संख्या है, जैसे बेंजीन में जब एसिटिक अम्ल को घोला जाता है, पिछली वीडियो में हमने बताया है, तो वहाँ संयोजन होता है और 2 अणु आपस में जुड़कर एक साथ एक अणु बना लेते हैं। तो यहाँ संयोजन की मात्रा उसके लिए कितनी होगी, 2 हो जाएगी। यानी संयोजित होकर एक एग्रीगेट्स में कितने अणु हैं, एक मतलब कलेक्शन में कितने अणु हैं, वहीं उसकी क्या हो जाएगी, n की मात्रा हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब के ज्ञान से ही हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस को इस टॉपिक्स पे हल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।